बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कमर्शियल बैंक्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, इसके फंक्शंस क्या हैं और मज़ीद डिटेल हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के साथ। कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की सरप्लस मनी अपने पास इकट्ठी करता है और जिनको जिनके पास डेफिसिट होता है उनको फाइनेंस करता है। मींस डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को जो है वो कर्जे देता है। तो मज़ीद हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी और क्रेडिट में डील करता है। अब हम अगर इसके फंक्शंस को डिस्कस करना चाहें तो कमर्शियल बैंक्स के कुछ फंक्शन हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शन हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन के साथ, जिसमें जो पहला जो फंक्शन है वो है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट रिसीव करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिपॉजिट जो रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स मींस ऐसे डिपॉजिट्स जिनको डिपॉजिटर किसी भी टाइम डिमांड कर सकता है। ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं। ऐसे डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो करंट डिपॉजिट भी कहलाते हैं और सेविंग डिपॉजिट भी कहलाते हैं। करंट डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलता, कस्टमर को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग नहीं मिलती। जबकि सेविंग डिपॉजिट है उसके अंदर कस्टमर को अगर अमाउंट जो है वो 1 साल पड़ी रहे तो एक ख़ास परसेंटेज के साथ कस्टमर को, डिपॉजिटर को सेविंग डिपॉजिट के ऊपर प्रॉफिट भी मिलता है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है इसका एक और प्राइमरी फंक्शन है जिसके अंदर आता है टाइम डिपॉजिट्स। ये टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है कि अगर पैसा एक ख़ास टाइम तक पड़ा रहे या कस्टमर अगर एक ख़ास टाइम तक उसे समझता है कि ये उसको यूज़ नहीं करना, तो कस्टमर उसको एक ख़ास टाइम तक फ़िक्स करवा देता है। इसे हम कहते हैं कि ये है फ़िक्स डिपॉज़िट। फ़िक्स डिपॉज़िट के ऊपर जो बैंक है वो ऑफ़र करता है ज़्यादा हाई रेट ऑफ़ इंटरेस्ट, मीन्स ज़्यादा प्रॉफ़िट वो ऑफ़र करता है कमर्शियल बैंक जो है कस्टमर को। जो रिकरिंग डिपॉज़िट है इसके अंदर भी पैसा जो है एक ख़ास टाइम तक फ़िक्स किया जाता है। लेकिन इन दोनों में एक डिफ़रेंस है, वो डिफ़रेंस ये है कि फ़िक्स डिपॉज़िट में अगर हम पैसे जमा करवाना चाहें, लंप सम एक ख़ास अमाउंट, लेट्स सपोज़ आप चाहते हैं कि आपने 5 लाख फ़िक्स डिपॉज़िट में जमा करवाने, तो फ़िक्स डिपॉज़िट में 5 लाख एक दफ़ा इकट्ठे ही जमा होंगे। जबकि रिकरिंग डिपॉज़िट जो है ये भी फ़िक्स डिपॉज़िट है और इसके अंदर जो पैसे हैं वो आप थोड़ी-थोड़ी अमाउंट पे करके भी जमा करवा सकते हैं। जैसे कि आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 दफ़ा जमा करवा लें तो वो भी आपका एक ख़ास टाइम के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट हो जाएगा। जो करंट और सेविंग डिपॉज़िट है इनमें भी थोड़ा डिफ़रेंस है कि करंट अकाउंट में विथड्रॉल की अनलिमिटेड जो है वो लिमिट है, जबकि सेविंग डिपॉज़िट में एक ख़ास लिमिट है, आप उससे ज़्यादा पैसे विथड्रॉ नहीं करवा सकते, डिमांड नहीं कर सकते। टाइम डिपॉज़िट के अंदर पैसा जो है एक ख़ास टाइम के लिए जो है वो डिपॉज़िट करवाना पड़ता है और उस टाइम तक आप पैसे को कंज़्यूम नहीं कर सकते, डिमांड नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन है वो है लोन। जो कमर्शियल बैंक है बेसिकली वो प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है कि कमर्शियल बैंक कैश क्रेडिट देता है, मींस कैश जो है लोन देता है, मनी की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना चाहे तो उसको भी प्रोवाइड करता है, कोई मीडियम टर्म के लिए लोन लेना चाहे उसको भी प्रोवाइड करता है और लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो उसको भी कमर्शियल बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। अब उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं कस्टमर को। अगर लोन को हम मज़ीद ज़रा डिटेल में डिस्कस करें तो हम इनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो लोन है वो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। लेकिन जो कैश क्रेडिट है ये बैंक जो है एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए कस्टमर को लोन देता है। कैश क्रेडिट अगर हम कहना चाहें तो इसके अंदर जो लोन दिया जाता है वो 1 ईयर तक दिया जाता है। जबकि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है लोन देने की, कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है
सिर्फ करंट अकाउंट वाले कस्टमर्स को, जिनका करंट अकाउंट होता है और वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जो बैंक कस्टमर को फैसिलिटी देता है वो सिर्फ करंट अकाउंट वालों को देता है। इसमें ये होता है कि अगर कस्टमर के अकाउंट में अमाउंट नहीं भी है तो भी वो बैंक से पैसे लेकर, लोन लेकर जो है ना, वो आगे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ जो है वो करंट अकाउंट वाले कस्टमर्स के लिए है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर जो अमाउंट बिजनेसमैन को या कस्टमर को दी जाती है एज लोन, वो जो कस्टमर है वो उसको विद इंटरेस्ट है एक गिवन टाइम के अंदर बैंक को वापस करता है। नेक्स्ट जो लोन के अंदर आता है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल बैंक की तरफ से फैसिलिटी है। वो फैसिलिटी ये है कि लेट्स सपोज कमर्शियल बैंक ने जो है, लेट्स सपोज बिजनेसमैन ने जो है अपनी कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद जो है ना उसने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसको जो है ना एक लेट्स सपोज एक बिल मिला, उस बिल की जो डेट थी कैश होने की, लेट्स सपोज चेक की जो डेट थी कैश होने की वो 6 माह बाद की है। तो वो जो बिजनेसमैन है अब वो उसकी मैच्योरिटी डेट जो है उस चेक की है 6 माह बाद, या उस बिल की जो मैच्योरिटी डेट है जब उसे कैश पे किया जाएगा वो है आफ्टर 6 मंथ। तो अभी सिचुएशन में क्या बिजनेसमैन 6 माह बगैर पैसों के काम कर सकता है? वो नहीं काम कर सकता। तो इस सिचुएशन में बिजनेसमैन को बैंक कैसे सपोर्ट करता है? बैंक ये कहता है कि आपका जो जो बिल है जिसकी मैच्योरिटी 6 माह के बाद है, तो लेट्स सपोज वो 6 लाख का है, तो बैंक जो है उस 6 लाख में से अपना इंटरेस्ट माइनस करके जो है वो जो है ना वो अमाउंट उसको जो बिजनेसमैन है उसको दे देता है। इस तरह ये होता है कि बिजनेसमैन को उस मैच्योरिटी डेट से पहले उस बिल की पेमेंट मिल जाती है। ऑल्दो वो बिजनेसमैन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा होता है बैंक को, क्योंकि बैंक ने जो भी फैसिलिटी देनी है उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट तो लेना है। लेकिन ये है कि इससे बिजनेसमैन का जो साइकिल है वो एक चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है, और अल्टीमेटली जब वो टाइम आता है 6 माह गुजर जाते हैं तो बैंक को वो अमाउंट जो है उस बिल के थ्रू रिकवर हो जाती है। लेट्स सपोज अगर वो डिसऑनर हो जाता है वो बिल, तो डिसऑनर होने की सूरत में जो बैंक है वो एक्चुअल अमाउंट भी फिर एक्चुअल अमाउंट भी वापस लेता है, प्लस इंटरेस्ट भी वापस लेता है उससे जिसने बिल, लेट्स सपोज जो जो बिजनेसमैन है उससे वो वापस ले लेता है। ये थे बैंक के प्राइमरी फंक्शन। अब हम चलते हैं बैंक के सेकेंडरी फंक्शन की तरफ, जिसमें पहला जो फंक्शन है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। जो फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। इसके अंदर बैंक बेसिकली क्या करता है कि लेट्स सपोज एक एक बिजनेसमैन है, एक जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जारी बात है वो चीज़ें प्रोड्यूस करती है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के बाद वो एक्सपोर्ट करती है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को मींस पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर है उसको एक गारंटी प्रोवाइड करता है कि उसकी पेमेंट जो है सामान जैसे ही पहुंचेगा बाहर एक्सपोर्ट होके एंड जो भी वहाँ पे परचेज कर रहा है बाहर उस तक पहुंचेगा तो उसको पेमेंट फौरन मिल जाएगी। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू जो है बैंक जो है बेसिकली लेट्स सपोज एचबीएल के अंदर जो हमारा यहाँ का प्रोड्यूसर है वो जाता है और वहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट वहाँ से वसूल करता है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट वसूल करने के बाद वो उसके ऊपर अमाउंट वगैरह उसकी ओपन होती है, खास अमाउंट का लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है। लेट्स सपोज आप जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए की चीज़ों का, तो आपने 10 लाख रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लिया उस बैंक से जाके। उस बैंक ने जो फॉरेन बैंक था जिसको पाकिस्तान की फार्म एक्सपोर्ट कर रही है, उस एक्सपोर्ट जिसको कर रही है वो जो बायर था जो बाहर बैठा हुआ इंग्लैंड के अंदर, उस बायर का भी यकीनन एक बैंक है। तो पाकिस्तान के एचबीएल बैंक ने उस बायर के बैंक से कांटेक्ट किया और आपस में उन्होंने गारंटी लेने के बाद जो है हमारे एचबीएल ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया प्रोड्यूसर को। ये गारंटी इस चीज़ की है कि जैसे ही सामान बाहर पहुंचेगा बायर के पास, फॉरेन बायर के पास, तो हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको पेमेंट हो जाएगी। एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट का ये यूज़ है कि इससे जो हमारा लोकल प्रोड्यूसर है उसको जो है गारंटी मिलती है कि अगर सामान बाहर पहुंच जाएगा तो पैसे उसको एक खास टाइम पे मिल जाएंगे। सेकंड इसका यूज़ ये है कि अगर आप लेट्स सपोज एक शहर से दूसरे शहर में मूव करते हैं तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हैं बजाय आप कैश उठा के वहाँ लेके जाएं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है किसी भी दूसरी जगह जाके आप प्रेजेंट करके उसको कैश करवा सकते हैं। ये बैंक का जो है वो एक सेकेंडरी फंक्शन है।
नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की तरफ मूव करें कमर्शियल बैंक के, तो वो है सेफ डिपॉजिट वॉलेट एंड लॉक। इस फंक्शन के अंदर जो बैंक है वो बेसिकली हमें सेफ डिपॉजिट वॉलेट एक प्रोवाइड करता है, जिसे हम लॉकर भी बोलते हैं। इसके अंदर ये है कि हम घर पे अपनी ज्वेलरी, कुछ खास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते, तो हम वो बैंक में जाके आराम से अपने लॉकर के अंदर उसे सेफ्टी और जो है ना बगैर किसी परेशानी के वहाँ रख सकते हैं। तो ये बैंक का जो है एक सेकेंडरी फंक्शन है जो हमें फैसिलिटेट करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, या किसी ज्वेलरी के लिए, या कोई और प्रीशियस आइटम्स के लिए जो हम वहाँ जाके रख सकते हैं। जो नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है वो है फैसिलिटी वो है जी फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो कमर्शियल बैंक है वो हमें फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मीन्स अगर हम पाक रुपीज देकर डॉलर एक्सचेंज करना चाहें तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाके डॉलर्स परचेज कर सकते हैं। अगर हम येन परचेज करना चाहें तो हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम ईरानी करेंसी परचेज करना चाहें तो हम कमर्शियल बैंक से परचेज कर सकते हैं। अगर हम पाउंड परचेज करना चाहें तो हम कमर्शियल बैंक से जो भी मार्केट रेट है उस पर परचेज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है पेमेंट ट्रांसफर का। कमर्शियल बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर में अमाउंट ट्रांसफर कर सकें, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे ट्रांसफर कर सकें। ये कमर्शियल बैंक का एक सेकेंडरी फंक्शन है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इशू पे ऑर्डर एंड डिमांड ड्राफ्ट। अब अगर हमने कुछ पेमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अगर हमें कोई पेमेंट करनी है, कुछ करोड़ रुपए की, 10 लाख की, 20 लाख की, 1-2 मिलियन की, तो उसके अंदर अब हमें जो है वो कैरी करके दूसरी पार्टी को देने के लिए हमें जो मुश्किल पेश आती है उसको ओवरकम करने के लिए बैंक जो है एक पे ऑर्डर इशू करता है, या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट इशू करता है। पे ऑर्डर जो है अगर हमने लोकली विद इन द सिटी हमने अगर ट्रांजैक्शन किसी को करनी है, पेमेंट किसी को देनी है, तो हम पे ऑर्डर के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन अगर अगर हमें पेमेंट करनी है एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान, तो हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बैंक जो है हमसे कैश वसूल कर लेता है और हमें एक पे ऑर्डर दे देता है या बैंक ड्राफ्ट दे देता है। हम बैंक ड्राफ्ट जो है जिसके साथ हमने ट्रांजैक्शन की होती है या जिसको हमने पेमेंट देनी होती है हम उसको दे देते हैं, तो वो अपने अकाउंट में वो जमा करवा के बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो है पैसे वसूल कर सकता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक के थ्रू हम जो बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, वो भी परचेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम परचेज करना चाहते हैं बॉन्ड्स, तो हम बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगर हम परचेज करना चाहते हैं किसी एक बड़ी मल्टीनेशनल या किसी बड़ी कॉरपोरेशन के शेयर्स, तो हम बैंक के थ्रू जो है शेयर्स परचेज कर सकते हैं। बैंक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट बैंक का सेकेंडरी फंक्शन है वो है एटीएम सर्विसेज। बैंक हमें जो है ई बैंकिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू एटीएम सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन अगर बैंक ऑफ है तो हम किसी भी टाइम बैंक से जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, एटीएम मशीन जो है, हम उसके थ्रू जो है वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी एक खास लिमिट है, उस लिमिट में रहते हुए हम ये सारी जो है विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये थे बैंक के कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग की बैंक्स की नेक्स्ट टाइप।